चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले समझा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते किसे हैं, उसके बारे में समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके इंपॉर्टेंट्स हमने समझे थे, देखे थे ना ये टॉपिक आगे के वीडियोस में। कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब कहलाता है कि भाई पहले के जो मैनेजमेंट गुरुज हो चुके थे, उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो है वो अलग अलग डिसीजन से जो भी वर्क किए थे ना, वो वर्क आगे चलकर प्रिंसिपल्स बन गए, मैनेजमेंट के सिद्धांत बन गए, कि जिनकी वजह से बाकी सब लोगों के लिए, आगे आने वाले बिजनेसेस के लिए, बिजनेस में काम करने वाले मैनेजर्स के लिए वो एक परफेक्ट गाइडलाइंस बनी। ये प्रिंसिपल्स वो सबके लिए क्या हुए, एक गाइडलाइंस बन गई कि अगर आपको भी आपके बिजनेस में सक्सेस हासिल करनी है तो आपको ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होंगे। बरोबर ना, ऐसे पॉइंट्स हमने समझे थे ना पहले। और जैसे जैसे जो ये मैनेजमेंट गुरुज हो चुके थे, पहले जो मैनेजमेंट गुरुज हो चुके थे वो भी अलग अलग टाइमिंग में हो चुके थे। तो अब उन मैनेजमेंट गुरुज के बारे में समझे, उनके थोड़े से टाइमिंग के बारे में समझे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आज का, वो आता है थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के थॉट्स, ये मैनेजमेंट के थॉट्स अलग अलग मैनेजमेंट गुरुज ने अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से दिए हैं। कि जैसे सबसे पहला थॉट आता है, वो आता है थॉट ऑफ क्लासिकल थियरी। थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, ये उस टाइमिंग के थॉट्स कहलाते हैं कि जब जब पूरे वर्ल्ड में जो है वो अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ नहीं था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अभी नहीं चल रही थी, अभी नॉर्मल बिजनेस चल रहे थे। बरोबर ना, जो बड़ी कंपनियां जैसे चलती हैं वैसे अभी तक शुरुआत नहीं हुई थी, अभी नॉर्मल बिजनेस चलते थे। और उस वक्त मैनेजमेंट अलग था। आप जस्ट इमेजिन करो कि देखो यार, पहले से लेकर अभी तक कितने सारे चेंजेस आए हैं हर चीजों में। कि भाई पहले बिजनेस चलता था नॉर्मल, भाई नॉर्मल जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं कि भाई वैसे सिंपल एक बिजनेस चलता था। फिर धीरे धीरे मशीनें आने लगी, फिर नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, हर चीजें बदलती गई। तो जब इतनी सारी चीजें बदलती गई तो मैनेजमेंट में भी तो फर्क करना जरूरी है कि नहीं। बरोबर ना, मैनेजमेंट भी तो बदलता गया ना इन टाइमिंग में। और ऐसे टाइमिंग में, जिस टाइमिंग में, ऐसे कहो कि जिस टाइमिंग में जो मैनेजमेंट गुरुज थे, उन्होंने अपने टाइमिंग के हिसाब से कुछ मैनेजमेंट थॉट्स बनाए हैं, वही थॉट्स आज हमारे लिए प्रिंसिपल्स हैं। और वो मैनेजमेंट थॉट्स, उन गुरुज के मैनेजमेंट थॉट्स इतने परफेक्ट थे कि इवन इतना टाइम बदल गया ना, फिर भी आज वो थॉट्स अप्लाई होते हैं। उनकी सोच, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी बातें इतनी परफेक्ट थी कि आज सालों बाद भी वही चीजें अप्लाई होती हैं। कि सालों पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी मैनेजमेंट के लिए जो बातें उन्होंने बताई थी मैनेजमेंट गुरुज ने, आज इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सब चीजें बदल चुकी हैं, फिर भी मैनेजमेंट की वो बातें अप्लाई होती हैं। और वही थॉट्स से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी मतलब वो टाइमिंग, वो दौर हम लोग कह सकते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। मतलब समझो 19th सेंचुरी के एंड तक, 19th सेंचुरी के एंड तक ये थॉट्स से चलती थी, क्लासिकल थियरी। अब इसके बारे में पहले अगर बेसिक बताऊं ना, तो ये वो टाइमिंग था कि जब जो है, भाई इतने बड़े बड़े बिजनेस तो होते नहीं थे, और जो छोटे मोटे बिजनेस में जो वर्कर्स काम करते हैं ना, उन वर्कर्स के ऊपर जनरली थंब रूल चलाया जाता। कौन सा रूल चलता था? थंब रूल। थंब रूल मतलब कहते हैं कि भाई वर्कर्स को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता था। मालिक कंपलसरी वर्कर को कहता कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही काम करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वर्कर कहता ना कि भाई मैं भी एक आइडिया देता हूँ, भाई मेरे हिसाब से काम करके देखो, तो मालिक मना कर देता है, भाई अपना दिमाग मत चलाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे काम करो। बरोबर, मतलब वर्कर्स को दबा कर चलते थे, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करके चलते थे। काम ज्यादा करवाना, उसके बदले में जो है वो पैसे कम देना, ऐसे रूल थे। लेकिन ऐसे टाइमिंग में भी कुछ मैनेजमेंट गुरुज आए जिन्होंने ये रूल बदला, जिन्होंने ये बातें बदली। और उन्होंने कहा कि भाई वर्कर्स भी जो है वो हमारे बिजनेस के सबसे जरूरी हिस्से हैं, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बरोबर, ऐसे मैनेजमेंट गुरु थे, वो थे फेडरिक टेलर। ये क्लासिकल थियरी का टाइमिंग, क्लासिकल थियरी का टाइमिंग जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, 19th सेंचुरी के एंड तक, तब उस वक्त थे ये फेडरिक टेलर, कि जिन्होंने मैनेजमेंट के नए प्रिंसिपल्स, नए रूल्स जो है वो जाहिर किए। और जिनको जिनको उन्होंने नाम दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट इसीलिए नाम दिया क्योंकि उस वक्त सब चीजें बदली। कि भाई जो पहले थंब रूल चलता था वो थंब रूल बंद करवाया गया,
नई नई चीज़ें जो है वो बिजनेस में अप्लाई की गई। आगे पूरा एक हमारा टॉपिक है फ्रेडरिक टेलर के बारे में, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में जो हम लोग समझेंगे। तो ये फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट शुरू किया क्लासिकल थियरी के टाइमिंग में। उसके बाद हेनरी फेयोल आए, इसी टाइमिंग में दूसरे मैनेजमेंट गुरु थे हेनरी फेयोल, के जिन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। उन्होंने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए उनको नाम दिया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल ने जो अपनी प्रिंसिपल्स बताए, जो अपने रूल्स बताए, जो अपनी बातें बताई, उनको नाम दिया गया जनरल मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि जिसके अंदर जो है वो बेसिक चीज़ें कि भाई अगर हमें बिजनेस में सक्सेस हासिल करनी है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए, वो बेसिक बातें इन्होंने बताई। इसके अलावा दूसरे भी मैनेजमेंट गुरु थे ये क्लासिकल थियरी के टाइमिंग में, जिसमें थे मैक्स वेबर, गिलब्रेथ, हेनरी गेंट। ये सब मैनेजमेंट गुरुज थे। वो क्लासिकल थियरी का टाइमिंग था, मतलब 19th सेंचुरी से पहले का टाइमिंग, जब इन्होंने मैनेजमेंट की नई मेथड अपनाई। और वो मैनेजमेंट की मेथड इन्होंने अपनाकर इतनी सक्सेसफुली जो है वो ये मेथड अप्लाई की इन्होंने, कि जो आज तक वो मेथड प्रिंसिपल की तरह काम कर रही है। बरोबर। क्लासिकल थियरी चल रही थी ना 19th सेंचुरी के एंड तक। उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब कहते हैं कि अब पूरे वर्ल्ड में, एक दो जगह नहीं, पूरे वर्ल्ड में और बहुत तेजी से अब नई नई इंडस्ट्री शुरू होने लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। बरोबर भाई, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी कंपनियां वो अब चलने लगी। तो अब छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस में जब चेंज होने लगा, तो मैनेजमेंट में भी तो थोड़ा थोड़ा फर्क आना चाहिए ना। बरोबर ना। तो वो मैनेजमेंट में भी फर्क आने लगा और मैनेजमेंट की थॉट्स बदली, और उन थॉट्स को फिर नाम दिया गया थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। नियो क्लासिकल थियरी, ये थियरी तब शुरू हुई थी कि जब जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। 19th सेंचुरी का एंड और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये थियरी अप्लाई हुई थी। बरोबर ना। 19th सेंचुरी के एंड में या 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तब ये थियरी अप्लाई हुई थी, नियो क्लासिकल थियरी। इस नियो क्लासिकल थियरी में क्या था, तो भाई यहाँ पर जैसे मैंने बताया क्लासिकल थियरी में, पूरा पॉइंट ध्यान देना। यहाँ जो क्लासिकल थियरी में मैंने बताया था कि पहले थंब रूल चलता था, भाई वर्कर्स को जो है वो दबा कर रखते थे। लेकिन फिर भी ये कुछ मैनेजमेंट गुरुज हैं जिन्होंने वो रूल चेंज किया। बराबर, चेंज किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से नहीं, अभी भी वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर ये थियरी मिली, नियो क्लासिकल थियरी, कि जब जो है वो वर्कर्स को 100% इम्पोर्टेंस देने लगे, वर्कर्स को 100% इम्पोर्टेंस देने लगे। यहाँ पर जो थियरी मिली ना, वो थॉट बेस्ड थियरी मिली। थॉट बेस्ड मतलब कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सोच को भी जो है वो समझो, कि उनकी फीलिंग्स को भी समझकर फिर जो है वो डिसीजन लो। यहाँ पर ऐसा नहीं था। क्लासिकल थियरी तक ऐसे चलता था कि हाँ भाई वर्कर्स को ध्यान देते थे, लेकिन पहला मेन मकसद होता था प्रॉफिट कमाना, कि बस प्रॉफिट कैसे भी निकलना चाहिए, भले वर्कर को थोड़ा नुकसान हो तो भी चलेगा। ऐसे था, ध्यान देते थे वर्कर्स के ऊपर इन्होंने जो नई थियरी अपनाई उसमें। लेकिन फिर भी जो है वो थोड़े बहुत उसमें समझो लिमिटेशंस थी। लेकिन जब नियो क्लासिकल थियरी बनी ना, तो उसमें 100% वर्कर्स के ऊपर ध्यान दिया गया। ठीक है। और ये नियो क्लासिकल थियरी की शुरुआत करने वाले थे एल्टन मायो। एल्टन मायो ऑस्ट्रेलिया के ये मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं। एल्टन मायो, उन्होंने ये शुरुआत की थी नियो क्लासिकल थियरी। और उन्होंने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए ना, उसे नाम दिया गया बिहेवियर ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। बिहेवियर ओरिएंटेड, मैंने बताया ना कि भाई जिसके अंदर जो है वो लोगों के, वर्कर्स के बिहेवियर को ध्यान दिया जाता था, उनकी फीलिंग्स को समझा जाता था कि भाई वो भी खुशी से काम कर रहे हैं या नहीं। बरोबर ना। ये थियरी इन्होंने अपनाई थी। इनके अलावा नियो क्लासिकल थियरी में माने जाते हैं वो हैं हर्सबर्ग, रेंसिस लिकर्ट, क्रिस एरग्रेस, मैकग्रेगर और मैस्लो। ये सब थे कि जो नियो क्लासिकल थियरी के बेस्ट मैनेजमेंट गुरुज माने जाते थे उस टाइमिंग के। और इसी नियो क्लासिकल थियरी के अंदर ही आता है थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड, जो बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट्स इन्होंने शुरू किए थे। मतलब नियो क्लासिकल थियरी का ही एक पार्ट था कि जब जो है वो वर्कर्स को टोटली इम्पोर्टेंस देना शुरू किया था। उस वक्त प्रोफेसर उर्विक थे, प्रोफेसर उर्विक, के जिन्होंने एक सेंटेंस दिया था कि माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड योर बिजनेस।
माइंड योर मैन मतलब आप अपने लोगों को संभालो और आपके लोग आपके बिजनेस को खुद ब खुद संभाल लेंगे। ये थियरी, ये थॉट्स वो प्रोफेसर ओरविग ने दी थी, जिसे थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड माना गया। और सही बात है कि अगर हम लोग हमारे बिजनेस में अपने वर्कर्स को संभालते हैं तो वर्कर्स खुद ब खुद हमारे बिजनेस को संभाल देंगे। वर्कर्स को संभालना मतलब कि भाई जितनी फैसिलिटी ऑनर को मिलती है ना, मालिक को मिलती है ना बिजनेस में, भले पूरी नहीं लेकिन इतनी अच्छी फैसिलिटी वर्कर को भी मिलनी चाहिए कि वो काम करके खुश हो, काम करके सेटिस्फाइड हो वो पर्सन, कि अगर उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं यार मैं यहाँ पे काम करके खुश हूँ, तो ही वो खुद ब खुद अच्छी तरह से और खुशी से काम कर पाएगा। ये रियलिटी है कि अगर वर्कर को ऑनर जो है वो अगर वर्कर को टाइम टू टाइम सैलरी दे रहा है, उसकी हर बातें मान रहा है, कि कभी जो है वो चलो अगर उसे छुट्टी की ज़रूरत है तो हाँ कोई बात नहीं बेटा आप छुट्टी कर लो, कल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लेना, ऐसे अगर प्यार से बात करे, सही तरह से उसके साथ बिहेवियर करे, सही तरह से उसको ट्रीट करे, तो उस वर्कर को भी वहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसे खुशी मिलेगी कि चलो यार मैं अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हूँ। और फिर किसी दिन अगर ऑनर मिसिंग हो या फिर ऑनर अगर किसी दिन काम नहीं कर रहा है तो वर्कर भी सामने से कहेगा कि बॉस आप आराम करो भाई मैं खुद काम करता हूँ। बरोबर, ये रियलिटी है कि जब ऑनर और वर्कर उन दोनों में जो है वो इक्वालिटी बनी रहेगी ना, तभी जो है वो बिजनेस स्मूथली चल पाएगा। ठीक है, और इसीलिए ही प्रोफेसर ओरविक यही कहते हैं ना कि माइंड योर मैन एंड मैन विल माइंड योर बिजनेस। ठीक है, तभी तो ये जो बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स हैं उसके बहुत सारे फायदे हुए। इनकी वजह से जो है क्या कह सकते हैं कि बिजनेस में जो डिस्प्यूट होते थे, जो झगड़े होते थे वर्कर्स के बीच में, वो बंद होने लगे। ठीक है ना, जब ये नई थॉट्स हर एक बिजनेस में अपनाने जाने लगी तो झगड़े वगैरह बंद हो गए। इसके अलावा वर्कर्स में और ऑनर में इक्वालिटी बनने लगी, सब जो है वो अब इक्वल तरीके से काम करने लगे, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलने लगी वर्कर्स को। बरोबर, इन सब छोटी छोटी बातों को जो है वो ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से ये मैनेजमेंट का थॉट बहुत पॉपुलर हुआ और आज तक चल रहा है। आज भी जो है वो वर्कर्स को ऑनर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ही हमारा बिजनेस चल रहा है, नहीं तो ऑनर अकेला काम करे ना तो शायद बिजनेस इतना अच्छी तरह से न चल पाए। ठीक है, तो ये थी नियो क्लासिकल थियरी एंड थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड, इनके अंदर ही जो इंक्लूड होता है। और उसके बाद एक थॉट्स आती है, वो आती है थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट मतलब उस टाइमिंग का थॉट था जब हम लोग कह सकते हैं करीबन 1960 के बाद। 1960 मतलब अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया को आज़ादी मिल चुकी थी, उसके बाद का टाइमिंग ना 1960 के बाद, जब जो है वो धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजीज आने लगी। यहाँ पर जो थॉट्स थी ना पहले क्लासिकल थियरी, वो एकदम ओल्ड थियरी थी, सबसे पुरानी थियरी। उसके बाद नियो क्लासिकल थियरी, जब इंडस्ट्रीज आई, जब बड़ी बड़ी मशीनें यूज होने लगी, बराबर, तब ये नई थॉट्स बनी। उसके बाद ये जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, वो मॉडर्न मैनेजमेंट की थॉट्स बनी कि जब नई टेक्नोलॉजी आने लगी, बराबर ना, जब न्यू टेक्नोलॉजीज, और टेक्नोलॉजीज भी कैसे एकदम स्पीडीली अपडेट होने लगा। आज के टाइम में पता है ना, हम लोग ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने, हम इंसानों ने पिछले हजारों सालों में जो है वो इतना डेवलपमेंट नहीं किया है जितना पीछे के सिर्फ 100 सालों के अंदर हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है। हम इंसानों ने पूरे वर्ल्ड में पिछले 100 सालों में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बन गई, टेक्नोलॉजीज बन गई, आज सब चीज़ें ऑटोमेटिकली चलने लगी है, बरोबर ना, ये जो लाइव चीज़ें चलती जा रही हैं, ये सब चेंजेस ये पीछे के कुछ सालों में आए हैं। और अगर इतने चेंजेस आए हैं तो बिजनेस के मैनेजमेंट में भी तो चेंजेस लाने जरूरी थे ना, और वो चेंजेस आए, ये मॉडर्न मैनेजमेंट के चेंजेस। मॉडर्न मैनेजमेंट शुरू करने वाले पर्सन थे पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर जो मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर माने जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट शुरू करने वाले ये पर्सन थे कि जिसके अंदर जो है वो ये बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट्स भी अपनाई गई कि वर्कर्स को सबसे पहले ध्यान दिया जाए, और प्रॉफिट ओरिएंटेड थॉट्स भी अपनाई गई कि जिसमें प्रॉफिट भी संभाला जाए और वर्कर को भी संभाला जाए, बरोबर ना, ऐसी बातें अपनाई गई। वो ये मॉडर्न मैनेजमेंट आया कि नई टेक्नोलॉजी के साथ सबको एक साथ मिलाकर कैसे काम करना है, वो ये थॉट्स बनी, जिनमें पीटर एफ ड्रकर मेन थे। इन्होंने शुरुआत की मॉडर्न मैनेजमेंट की। इनके अलावा थे कुंज और डोनल, जॉर्ज आर टेरी, विलियम आउची, सी के प्रहलाद, ये सब पर्सन थे जिन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट शुरू किया, और आज तक वो मॉडर्न मैनेजमेंट चल रहा है, वही थॉट्स आज तक अप्लाई हो रही हैं।
बरोबर। तो अब जैसे हमने ये थॉट्स देखी ना, क्लासिकल थियरी, नियो क्लासिकल थियरी और मॉडर्न मैनेजमेंट। अब इनमें से जो जो फेमस मैनेजमेंट गुरुज थे, उन मैनेजमेंट गुरुज की कुछ कुछ थॉट्स समझे, जैसे फेडरिक टेलर की, हेनरी फेयोल की। इन सब की जो है वो कुछ कुछ थॉट्स हम लोग समझे कि उनकी सोच एक्चुअली क्या थी। अगर वही सोच हम लोग भी बिजनेस में अप्लाई करें तो क्या हमें भी फायदा मिल सकता है। और ऐसी कौन कौन सी सोच, कैसी कैसी सोच, कैसी थॉट्स वो इन्होंने हमें दी थी, अब उसके बारे में देखते हैं हम लोग। अब जैसे मैनेजमेंट गुरुज के बारे में हम लोग समझे ना, तो उनमें सबसे पहले पर्सन के बारे में हम लोग समझेंगे, वो आएगा फेडरिक टेलर। फेडरिक टेलर, इनका नाम हमने क्लासिकल थियरी में पढ़ा था ना। तो फेडरिक टेलर के जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनके मैनेजमेंट के थॉट्स कहलाते हैं। सबसे पहले फेडरिक टेलर के बारे में कुछ हम लोग समझे। तो ये हैं मैनेजमेंट गुरुज, लेकिन आज के मैनेजमेंट गुरुज की तरह इन्होंने कोई एमबीए या कोई मैनेजमेंट का कोर्स ऐसा नहीं किया था। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये अमेरिका के एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। लेकिन इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा बताते हैं कि भाई इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके बहुत सारी कंपनीज में जॉब की थी। और हर कंपनी में इन्होंने कुछ सेम चीज़ें देखी, सेम इश्यूज, सेम प्रॉब्लम्स देखी इन्होंने। जो प्रॉब्लम्स थी कि हर कंपनी में थंब रूल चलता था। इन्होंने ये देखा कि हर कंपनी में थंब रूल चल रहा है। थंब रूल मतलब जो जो ऑनर हैं वो वर्कर्स को दबाकर चल रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और कोई भी वर्कर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। कोई भी वर्कर कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो इनके माइंड में जो है वो ये ख्याल आया कि अगर वर्कर ही वहाँ पर खुशी से काम नहीं कर रहे हैं तो वो बिजनेस चलेगा कैसे। भाई मालिक सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है। प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन वर्कर्स के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और इसीलिए इन्होंने, फेडरिक टेलर ने खुद, वो जहाँ पर भी जो भी कंपनी में काम करते ना, वहाँ के ऑनर को वो खुद जाकर सजेशन देने लगते। बराबर, ये भी तो खुद वर्कर ही थे ना, लेकिन वहाँ के ऑनर को सजेशन देते कि यार थोड़ा सा ये चेंज करो। कोई मानता इनकी बातें, कोई नहीं मानता। इन्होंने बहुत सारी कंपनियां चेंज की और आखिरकार आखिरकार एक कंपनी में इनकी सोच को जो है, इनकी थॉट्स को अप्लाई किया गया। अमेरिका की एक बेथलहम स्टील कंपनी थी। उस कंपनी में जो है वो इनकी सोच को अपनाया गया और इन्हें मैनेजर बनाया गया। बराबर, ये एक इंजीनियर थे लेकिन इनको मैनेजर बनाया गया और उन्होंने फिर उस कंपनी को बहुत अच्छी तरह से संभाला, अपनी नई सोच बताई। जो सोच अभी हम लोग देखेंगे, फेडरिक टेलर ने अपनी नई सोच बताई और जिसकी वजह से उस कंपनी को बहुत फायदा हुआ। और वो सोच, वो थॉट्स, इनकी थॉट्स आगे चलकर हर कंपनी में अप्लाई हुई फिर। बराबर ना, इसलिए उनकी ये थॉट्स साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाई गई। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या, फेडरिक टेलर इसके बारे में क्या कहते थे। तो फेडरिक टेलर कहते थे, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सी टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। इसका मतलब ये, फेडरिक टेलर ये कहते थे, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। सबसे पहले ये जानो कि आप अपने लोगों से करवाना क्या चाहते हो, अपने वर्कर से करवाना क्या चाहते हो, पहले ये क्लियर करो। एंड देन सी टू इट, और फिर उस पर ध्यान दो, दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि जिससे आपके वर्कर वही काम बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट मतलब सस्ते में कर सके। बरोबर, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते थे फेडरिक टेलर, कि सबसे पहले ये जानो कि आप करवाना क्या चाहते हो लोगों से, और फिर लोगों से वही काम सबसे सस्ते में और सबसे अच्छे में जो है वो काम करवाओ। बरोबर, इसे कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसके लिए फेडरिक टेलर ने जो पहले का थंब रूल चलता था, वो थंब रूल के अगेंस्ट में अपनी कुछ सोच बताई कि यार अब थंब रूल बंद होना चाहिए, अब जो है वो वर्कर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और वर्कर्स के ऊपर ध्यान देने के लिए बेसिक 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी। फेडरिक टेलर ने बेसिक 3 चीज़ें बताई। सबसे पहली चीज़ ये कि हमेशा वर्कर को वही काम दो जो उसकी एबिलिटी के हिसाब से सूट होता हो। मतलब कि हर वर्कर की फिजिकल और मेंटल एबिलिटी पहले चेक करो कि वो कितना काम कर सकता है और उसके हिसाब से उसे काम देना चाहिए। तो जिससे ही वो वर्कर सही तरह से काम कर पाएगा। वर्क एज पर एबिलिटी, ये पहला उन्होंने ये बात बताई। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था पता है, थंब रूल के हिसाब से, कि वर्कर को खाली काम सौंप देते थे, भाई तुम्हें जॉब चाहिए, चलो लग जाओ काम पे। उसे काम आता है नहीं आता है, उसमें जो है वो फिजिकल मेंटल एबिलिटी है नहीं है, कुछ चेक नहीं करते थे, लग जाओ काम पे बस। ऐसा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था।
तो जिसकी वजह से काम भी बरोबर नहीं होता, वेस्टेज होता, उल्टा रिसोर्सेज की वेस्टेज होती। तो इसलिए फेडरिक टेलर कहते थे कि हमेशा पहले जब जॉब दो ना, तो उनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी चेक करके फिर उसे काम देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताई कि भाई शुड बी इंस्ट्रक्टेड, मीन्स कि हर एक वर्कर को जो है वो इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, समझो छोटी सी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई वो सबसे अच्छी तरह से काम कैसे कर सकता है। क्योंकि कितने सारे ऐसे वर्कर होते थे जिन्हें काम आता ही नहीं था, फिर भी ऑनर कहता था कि चलो लग जाओ काम पे। अरे लग जाओ मतलब कि भाई उसे काम आता ही नहीं है, उसे सीखने में ही पहले जो है वो हफ्ता लग जाएगा, बराबर। तो उसे काम पे लगा तो देते थे, फिर वो वर्कर है ना खुद ही सीखता था, खुद ही सीखता। अब वो अगर खुद ही सीखने लगे तो फिर कितना सारा वेस्टेज होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, चीज़ें भी वेस्ट होती है। भाई जिसे काम ही नहीं आता उसे काम दे दिया कि भाई चलो खुद ही सीखो खुद ही करो, तो वो पहले पहले तो चीज़ों का वेस्टेज करेगा ना। इससे अच्छा अगर ऑनर पहले ही उसे ट्रेनिंग दे दे कि भाई पहले जो है वो ये काम इस तरह से करो, तो वो अच्छी तरह से काम भी कर पाएगा, चीज़ों का वेस्टेज भी नहीं होगा। तो इसलिए वर्कर को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि काम कैसा करना चाहिए, एंड शुड बी पेड अप्रोप्रिएट वेजेस, और उसे बरोबर वेजेस मिलने चाहिए। भाई उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसे पगार मिलनी चाहिए, और अगर कोई वर्कर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलनी चाहिए, बरोबर। ये खास बात कि अगर कोई वर्कर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा सैलरी भी जरूर मिलनी चाहिए। समझ आ रही है बात? इसे कहते हैं, ये तीन बातें जो है वो फेडरिक टेलर ने बेसिक समझाई थी। और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे कि भाई बिजनेस में ये चेंजेस करने चाहिए, ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए कि जिससे बिजनेस स्मूथली चले। और उनकी ये बातें वो आज तक अप्लाई होती है। फेडरिक टेलर की ये बातें वो आज तक अप्लाई की जाती है बिजनेस में, जिनमें सबसे पहली उनकी बात आती है साइंटिफिक मेथड। कि भाई फेडरिक टेलर ने कहा था कि अब काम करने की पुरानी मेथड छोड़ते जाओ और नई नई मेथड अपनाओ। जो पहले थंब रूल चलता था, काम करने की जो पुरानी मेथड थी, हमेशा उसे छोड़कर हमेशा नई मेथड अपनानी चाहिए। और आज तक बिजनेस में ये कहा जाता है कि जितनी भी बार अगर मार्केट में कोई नई मेथड आती है कि जिससे बिजनेस को फायदा मिल रहा है, तो वो नई मेथड हमेशा बिजनेस में अपनाते रहनी चाहिए। उसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड। कि भाई जो भी कामकाज करो सोच समझ के करो, नई नई मेथड से करो कि जिससे जिससे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंशन। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंशन इसके बारे में फेडरिक टेलर ये कहते थे कि पहले के टाइम में ऐसे होता था कि जो वर्कर होते हैं ना, उन्हें खाली काम सौंप देते कि भाई चलो ये काम करो, और साथ में गोल भी उसे ही दे देते थे, गोल दे देते बिजनेस का कि भाई मुझे शाम तक इतना काम पूरा चाहिए, कैसे भी करो बस करो तुम। अब कैसे भी करो, अगर उस वर्कर को नॉलेज ही ना हो, कुछ आता ही ना हो, तो वो वर्कर बरोबर काम कर ही नहीं पाता था। इसलिए फेडरिक टेलर ने कहा कि जो प्लानिंग है वो प्लानिंग के लिए अलग पर्सन होने चाहिए और उसके इम्प्लीमेंशन के लिए अलग पर्सन होने चाहिए। मतलब प्लानिंग जो ऑनर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो टॉप लेवल के पर्सन होते हैं, प्लानिंग उन्हें करनी चाहिए, और इम्प्लीमेंशन करना चाहिए वो वर्कर्स को। बराबर, वर्कर को प्लानिंग का काम नहीं देना चाहिए, वर्कर को खाली काम देना चाहिए कि तुम इस हिसाब से काम करो, प्लानिंग करके उसे सौंपना चाहिए। कि भाई प्लानिंग भी वर्कर ही करे, काम भी सब वर्कर ही करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फेडरिक टेलर ने कहा। क्योंकि पहले के टाइम में यही होता था, वर्कर को सौंप देते थे शाम तक ये काम पूरा करके देना, भले आता हो ना आता हो कैसे भी। तो ऐसे थोड़ी होता है। अब के टाइम में क्या होता है, जो ऑनर जो मालिक होता है वो खुद प्लानिंग करता है और पूरा प्लानिंग करके वर्कर को सौंपता है कि देखो अब इस मेथड से शाम तक काम करना, तो वर्कर भी खुशी से काम कर लेता है। इसलिए प्लानिंग अलग पर्सन को करनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन अलग पर्सन से करवाना चाहिए, बराबर। इसके अलावा जॉब एनालिसिस, कि फेडरिक टेलर ने ये कहा कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं ना, उन्हें कंटिन्यूस उनको एनालिस करना चाहिए। एनालिस करना चाहिए मतलब उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई वर्कर बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कैसे ध्यान देना चाहिए, उनके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। कि उनके लिए टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, वेज स्टडी, ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान देनी चाहिए उनके लिए, बरोबर। तो जॉब एनालिसिस जरूरी है कि अगर वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई वर्कर खुशी से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा फेडरिक टेलर ने कहा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन किसे कहते हैं? इसका मतलब कि बिजनेस में हर एक चीज़ की एक पर्टिकुलर लिमिट तैयार कर देनी चाहिए। कि कोई भी वर्कर जो है
जैसा काम कर रहा है उसके लिए उसकी एक लिमिट तैयार होनी चाहिए कि भाई अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऐसी क्वालिटी का ही होना चाहिए, इससे कम क्वालिटी का अलाउ नहीं करेंगे। अगर टाइम पे आ रहे हैं तो इसी टाइम पे आना चाहिए, इससे लेट अलाउ नहीं करेंगे। बराबर, दिन में इतना काम पूरा होना चाहिए तो इतना ही होना चाहिए, इससे कम काम अलाउड नहीं करेंगे। हर चीज़ में एक एक लिमिट हो जानी चाहिए, उसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। जब बिजनेस में ऐसी लिमिट मिल जाती है ना, तो जिसकी वजह से बिजनेस अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाता है, अच्छी तरह से आगे बढ़ पाता है बिजनेस। बराबर। इनके अलावा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, दूसरा ये कहते हैं कि जब भी कोई भी वर्कर के सिलेक्शन की जाए, मतलब जॉब पे रखा जाए, तो भाई किसी को भी जॉब नहीं दे देनी चाहिए। जैसे पहले होता था कि जो भी पर्सन है उसे सीधा जॉब दे देते कि भाई चलो लग जाओ काम पर, भले उसे काम आता है नहीं आता है कुछ भी नहीं, पर वो सीधा काम पे रख देते थे। पता है पहले ऐसे ही होता था, जो कंपनी या फैक्ट्री होती थी, फैक्ट्री के बाहर बोर्ड लगा देते थे कि भाई वर्कर्स की ज़रूर है, और कोई भी इंसान पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो कुछ भी हो, सबको जो है वो अंदर बुला लिया जाता था कि चलो भाई तुम जो है वो चलो काम करो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये गलत है। फेडरिक टेलर ये कहते थे कि किसी को भी जॉब पे रखने के लिए उसका साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए। भाई उसे चेक करना चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसमें स्किल कितना है, टैलेंट कितना है, ये चेक करना चाहिए। उसके लिए अलग अलग टेस्ट लेनी चाहिए, जैसे आज के टाइम में होता है। आज के टाइम में कहीं जॉब पे जाओ तो वो जो ऑनर होते हैं वो अलग अलग तरह की टेस्ट लेते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, चेक करते हैं कि आप में क्वालिफिकेशन है या नहीं, फिर जॉब देते हैं ना। ये शुरुआत इन्होंने की थी, फेडरिक टेलर ने। बरोबर, कि साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, जो मैंने पहले बताया कि भाई उन वर्कर्स को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि भाई हमारे बिजनेस में इस तरह से काम होता है, आप भी इस तरह से काम करो। बरोबर, वो परफेक्ट ट्रेनिंग भी उन्हें मिलना ज़रूरी है। इसके अलावा फाइनेंशियल मोटिवेशन, भाई उन्हें फाइनेंशियल मोटिवेशन मिलना चाहिए। देखो कोई भी वर्कर है वो मेनली सैलरी के लिए, वेजेस के लिए ही काम करता है, लेकिन सिर्फ वेजेस नहीं। अगर वेजेस के साथ साथ कभी वर्कर को थोड़ा सा बोनस, थोड़ी सी कमीशन, थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा गिफ्ट, कुछ रिवॉर्ड, या कभी जो है वो दिवाली या क्रिसमस का टाइमिंग आता है तो सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा दे देना, तो ये सब चीज़ें उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें उन्हें मिल रही है ना तो वो और खुशी से काम करेंगे। वो कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ बिजनेस में जो है वो मुझे हमेशा इतना बोनस भी मिलता है, तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से काम करूँगा। वो खुद सामने से खुशी से काम करेंगे फिर। बरोबर, इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि भाई उन्हें फाइनेंशियल मोटिवेशन देना भी ज़रूरी है। देन इकोनॉमिकल, देखो फेडरिक टेलर ने भले ये सब बातें कही कि वर्कर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इनका भी एक थॉट तो यही था कि भले वर्कर के ऊपर ध्यान दो लेकिन प्रॉफिट का भी ध्यान पूरा देना चाहिए। इसलिए वो कहते थे कि आप कोई भी काम करो ना भाई, बिजनेस में जो भी एक्टिविटी करो वो एक्टिविटी इकोनॉमिकल होनी चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब पूरे खर्चे में बैठ जाए वैसी, फालतू खर्चे नहीं होने चाहिए, कहीं पैसों का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है वो देखना चाहिए। बरोबर ना। तो इसीलिए फेडरिक टेलर कहते थे कि आप वर्कर्स पर भी ध्यान दो, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, कि हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, कि भाई सब एक्टिविटी इकोनॉमिकल होनी चाहिए। एंड आखिरी उन्हें कहते हैं, वो कहते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। फेडरिक टेलर कहते थे कि भाई बिजनेस में काम करने वाले दो पर्सन, वर्कर एंड ऑनर, वर्कर एंड ऑनर, भाई ये दोनों में मेंटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब कि इन दोनों के बीच में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पता है पहले के टाइम में होता था कि जो वर्कर्स वगैरह होते थे ना, वो अक्सर अक्सर जो है वो हड़ताल पे चले जाते। आपने सुना ही होगा ना, हमारी मांगे पूरी करो, कि भाई वो हड़ताल पे चले जाते कि नहीं अब जो है वो हमारी ये डिमांड है, जब तक ऑनर पूरा नहीं करेंगे तब तक हम काम पे नहीं जाएंगे। ऐसी सिचुएशन ही क्यों आती है? अगर ऑनर पहले ही वर्कर की सभी बातें मान ले, या तो क्या कह सकते हैं कि भाई मिलजुल कर काम करें, तो फिर कभी ऐसी नौबत आए। क्योंकि कभी हड़ताल होती है तो हड़ताल की वजह से बिजनेस को भी तो लाखों का नुकसान होता है ना। बरोबर ना, पहले ऐसा होता था। अगर आप नोट करो ना तो आज के टाइम में ये चीज़ें, हड़ताल होना, स्ट्राइक होना, ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो चुकी है, ना के बरोबर हो चुकी है अब ये चीज़ें। बरोबर, क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ये मेंटल रिवॉल्यूशन अपनाया गया, मतलब कि वर्कर और ऑनर के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कि जिसकी वजह से अब वो ऑनर वो पहले ही वर्कर की बात को समझ जाता है। बरोबर ना। और ये भी शुरुआत फेडरिक टेलर ने की थी, ठीक है।
तो फेडरिक टेलर ने जो है वो ये सब प्रिंसिपल्स दिए थे कि बिजनेस में अगर ये चीज़ें अपनाए तो बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, और ये सब चीज़ें आज भी अपनाई जाती है। ये उन्होंने ये सब प्रिंसिपल्स दिए थे 19 सेंचुरी के एंड में, मतलब 19 सेंचुरी के टाइमिंग में ये प्रिंसिपल्स दिए थे। आज से करीबन कह सकते हैं ना कि भाई 200-250 साल पहले, लेकिन ये प्रिंसिपल्स आज भी अपनाए जाते हैं और उतने ही इफेक्टिव हैं। और इस प्रिंसिपल्स के साथ कुछ टेक्निक्स भी उन्होंने दी है। फेडरिक टेलर ने कुछ टेक्निक दी है। टेक्निक मतलब समझो ऐसी चीज़ें कि जिससे ये प्रिंसिपल इजीली अप्लाई हो सके। ऐसी कुछ टेक्निक, कुछ मेथड्स उन्होंने बताई है, कि जिसमें 3 मेथड आपके यहाँ पर समझाई हुई है। सबसे पहले टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में वही बात है जो हमने पहले भी बताया, कि भाई हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि आपने जो प्लानिंग की है, वो प्लानिंग या वो चीज़ें टाइम टू टाइम पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। जो वर्कर को काम सौंपा है, वो वर्कर टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए एक फिक्स स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए कि भाई इतना काम इतने टाइम में पूरा होना ही चाहिए, जिसकी वजह से ही हमारा बिजनेस जो है वो स्मूथली चल पाता है। और अगर टाइम टू टाइम सब काम पूरा होगा, तभी जो है, तभी हमारे बिजनेस का मेन गोल भी कंप्लीट होगा। भाई साल में इतना अगर प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम सब चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना। तो बिजनेस में ये चेक करते रहना, ये टेक्निक में कहते हैं टाइम स्टडी में, कि बिजनेस में ये चेक करते रहना कि हर एक एक्टिविटी अपने परफेक्ट टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। इसके अलावा टाइम स्टडी के बाद आता है, वो आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी किसे कहते हैं? मोशन स्टडी मतलब कि भाई बिजनेस में ये चेक करना कि हर एक वर्कर वो बताई हुई मेथड से काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर मोशन मतलब मेथड से काम करना। भाई वर्कर को कहा गया कि भाई ये काम करना है ना, इसको इस मेथड से करना तो जल्दी और इजीली होगा। तो क्या वर्कर उस मेथड से काम कर रहा है, स्पीडीली काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा? और अगर नहीं कर पा रहा है तो उसे गाइडेंस देना, उसे समझाना कि भाई तुम इस तरह से काम करो जिससे जो है वो तुम्हें भी बेनिफिट मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से जो है वो मोशन स्टडी ये कहते हैं कि भाई हमने जो मेथड वर्कर्स को बताई है, वो मेथड से वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं, वो कंटिन्यूसली चेक करते रहना। और तीसरी टेक्निक कहते हैं, वो आता है डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी, इसका मतलब कहते हैं, इसका मतलब ये कहा जाता है कि भाई ये चेक करना कि भाई जो भी वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हें उनके जॉब के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से वेजेस मिलते हैं या नहीं मिलते। पहले क्या होता था पता है? कि भाई जितने भी वर्कर्स काम करते थे ना, कोई पढ़ा लिखा हो या कोई अनपढ़ हो, कोई ज़्यादा काम करता हो या कम काम करता हो, सबको एक जैसी पगार मिल जाती थी। लेकिन फेडरिक टेलर ने ये मना किया, ये चीज़ें बदली। उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा टैलेंटेड है, जो ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसे सैलरी मिलनी चाहिए। वेजेस के लिए उन्होंने 2 क्राइटेरिया दिए, 2 बातें बताई। एक उनकी क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन, स्किल, टैलेंट, ये सब चीज़ें उसमें आ गई। एक क्वालिफिकेशन के हिसाब से सैलरी देनी चाहिए, कि जो अच्छी क्वालिफिकेशन वाला हो तो उसे ज़्यादा अच्छी सैलरी, जो कम हो तो उसे कम सैलरी, बराबर। और दूसरा टाइम के हिसाब से सैलरी देनी चाहिए, जो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, जो कम काम कर रहा है उसे कम पैसे मिलने चाहिए, बराबर ना। ये कहा गया उन्होंने डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। और ये तीनों टेक्निक भी अगर अपनाए ना, तो ये बाकी के प्रिंसिपल्स इजीली अप्लाई हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो जैसे आज हमने फेडरिक टेलर के ये प्रिंसिपल्स देखे ना, अब दूसरे भी मैनेजमेंट गुरुज हैं, जिनमें हेनरी फेयोल हैं, पीटर एफ ड्रकर हैं, उनके भी कुछ मैनेजमेंट थॉट्स हैं, ऐसी ही बातें हैं जो उन्होंने बताई थी। अब उनके बारे में वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।